हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सीएमए फाइनल। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका इंटर क्लियर हो गया। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा। ठीक है, चलो। अच्छा, आज जो हम अपना पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पता होगा अपने दो मॉड्यूल्स रहेंगे यहाँ पे। ग्रुप 3 है एक और ग्रुप 4 है, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो अपना ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 का जो फर्स्ट पेपर है वो पेपर हमारा कौन सा है? पेपर नंबर क्या है? पेपर नंबर है 13, ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये पेपर, इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? लॉ। कोई गुस्से से बोलता है क्या? हम तो सीएमए कर रहे हैं, ये लॉ कहां से उठा के दे दी? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देने चाहिए थे ना। किस किस को लॉ से या थ्योरी सुन के ऐसा लगता है कि बस भाग जाए? पक्का अच्छी लगती है लॉ? झूठ मत बोलना। अच्छा, लेकिन स्टिल आपको किसी किसी को ये तो लगता ही होगा कि अगर हम लोग सीएमए कर रहे हैं तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा लॉ या जो थ्योरी है उसमें बस हम एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ के जाएंगे और 10 दिन पहले पढ़ के हम पास तो हो ही जाएंगे। अच्छा, सुना होगा लोगों को ऐसा बोलते हुए, सुना है? बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। अच्छा, अब एक चीज बताओ। पहली बात तो जो ये लॉ का पेपर है, ये लॉ का पेपर कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का ही है ना? 100 मार्क्स का है क्या? 100 मार्क्स का है, नहीं है? अच्छा, आप फैमिली में रहते हो। अब है ना, फैमिली में लेट्स से अगर 10 लोग हैं और 10 में से 9 लोगों को तो इंपॉर्टेंस दी जाए और एक बेचारे को इग्नोर कर दिया जाए, कैसा लगेगा उसे? अच्छा लगेगा। और अगर वो एक तुमसे परेशान होकर उसने तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया सोसाइटी में कि ये जो है ना, घर वाले मुझे पीटते हैं, मुझे है ना ऐसे अलग ट्रीट करते हैं, अनटचेबिलिटी करते हैं मेरे साथ में, मुझे है ना अपने घर का मेंबर नहीं मानते हैं, और परेशान हो के क्या बोल दे, ये मुझे गरम गरम तेल में मेरा हाथ डाल देते हैं, ऐसा कर दे अगर, ये कैसा लगेगा? अच्छा, इसकी कोई गलती है बेचारे की? क्यों? झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने पे उसको मजबूर किसने किया है? तुमने ही किया है ना। तुमने उसको क्यों ट्रीट किया? जब वो उस फैमिली का मेंबर है, जब वो उस फैमिली का मेंबर है तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए था? फैमिली मेंबर के जैसे ही ट्रीट करना चाहिए था। तुमने एकदम उसको अलग पटक दिया और फिर बोल रहे हो कि तेरी हिम्मत कैसे हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की। अच्छा, हम लोग फ्रेंड सर्कल में करते ही है ना ऐसे, एक जने को तो हमेशा अलग ही रखेंगे, चाय लेकर आ, ये कर, पेमेंट कर, ऐसे कर, वैसे कर। और फिर क्या बोलते हैं? जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो हम तुझे तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज को एकदम एक्सेप्शन में छोड़ देते हैं ना, तो वो तुम पे अल्टीमेटली बहुत भारी पड़ती है, वो तुम पे अल्टीमेटली बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। तो क्या हमें यहाँ पर ये सोचना है कि हम इसको ठीक है जैसे तैसे पढ़ लेंगे और एंड में जाके एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले, कि दिसंबर में हमारे एग्जाम्स हैं, तो हम नवंबर में तो बुक उठाएंगे, धूल हटाएंगे उस पे से, फिर 2-4 दिन तक निहारेंगे उसको, फिर दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे? ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो कि क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज, हम जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो अपना न्यू सिलेबस है। कौन सा वाला? 2022 वाला, ठीक है। सब उसके ही है ना? हाँ। तो ये अपना न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस में लॉ के और थ्योरी के कंटेंट को बढ़ाया गया है, पहले से ज्यादा बढ़ाया गया है। पहले जो 2016 वाला सिलेबस था वहां पर प्रैक्टिकल को ज्यादा वैल्यू, वैल्यू तो अभी भी है, पर अगर हम कंटेंट वाइज बात करें तो थ्योरी के काफी टॉपिक्स जो पहले नहीं थे अब वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए। तो तुम ये खुद देख लो कि जो इंस्टीट्यूट है वो भी अपने आप में क्या कर रहा है, थ्योरी को ऐड कर रहा है। और सिलेबस में अगर कोई चीज अभी नई नई ऐड हुई है तो हम क्या उसे इग्नोर कर सकते हैं क्या? जो तुम्हें इग्नोर कर देगा 39 पे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हमारे साथ ये नहीं हो, हमें अच्छा नहीं लगे, इसीलिए हमें बिगिनिंग से ही लॉ को भी बुरा लगने देना नहीं है, ठीक है। बिगिनिंग से ही हमें क्या करना है? पढ़ना है ढंग से। और एक बात बताओ, अगर आपने बिगिनिंग में क्लास में ही पढ़ते गए ना, आपको घर जाके कॉपी पढ़नी है 5 मिनट, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, उसके बाद में आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आपने क्या कर लिया, क्लास में ही ध्यान दे दिया और इसके अलावा क्या कर लिया आपने, डे टू डे रिवाइज कर लिया,
ठीक है। अब वो जो आप डे टू डे रिवाइज करोगे उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। वो सब हम अभी बात कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहले सबको पता है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। मैंने क्या लिख दिया, अगर 40 चाहिए और ये आ गया, अब आप बोलोगे पहली क्लास में हम लोग आए और आप तो डरा रहे हो। डरा नहीं रही हूं, रियलिटी चेक है ये, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारे माइंड में ये नहीं होगा ना कि इसके प्रोस क्या है कॉन्स क्या है, तब तक हम वहां पर अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल कितने चाहिए आपको पर सब्जेक्ट में, 40। और अगर हम लोग बात करें ग्रुप का एग्रीगेट कितना चाहिए होता है आपको, ग्रुप का एग्रीगेट आपको 50% चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यहां पर एक चीज बताओ, आपके इंडिविजुअल सब सब्जेक्ट्स में 40-40 आ भी जाते हैं, ग्रुप क्लियर हो जाएगा, पास हो जाओगे क्या, नहीं, आपको एग्रीगेट तो तब भी चाहिए होंगे। तो क्यों ना हम ऐसे पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि लॉ में हमारी क्या आ जाए, एग्जेम्पशन आ जाए। अगर आपके, और आराम से आएगी, क्यों आएगी, एक चीज बताओ, जितने भी बाकी सारे लोग हैं अभी भी उनका माइंडसेट तो कहीं ना कहीं यही होगा ना, हम उसको एंड में उठाएंगे, यही होता है कि हम लॉ को एंड में उठाएंगे। पर तुमने एक सुना होगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपने उसको जल्दी ग्रैब कर लिया तो उस सिचुएशन में आपको बेनिफिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल। तो अब बाकी सब लोग तो एंड में उठाएंगे, अगर आप ये बेनिफिट उठा लो कि बिगिनिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर लो, बिगिनिंग से ही क्या करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर हमने अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट किया और हमारे रिवीजन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गए, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे सिर्फ 40 आएंगे, या उसमें हमारे 70 भी आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं। और ये मैं कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आए हैं लोगों के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकते, आराम से आ सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यहां पर 80 आ गए, तुम्हें क्या एग्रीगेट में बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, एग्रीगेट में तुम्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिकल में अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा गलत हो गया, तो उसके बाद में, और या फिर आंसर लास्ट का गलत हो गया, मार्क्स जाएंगे नहीं जाएंगे। यहां पर अगर आपका आंसर गलत है पर आपने टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर दिया ना कि अच्छा टॉपिक ये कह रहा है, तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें आपका जो एंड आंसर है ना वो आपको नहीं पता है, वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपने इसमें टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिख लिया ना, 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। और किसी को ये लग रहा है ये 2 मार्क्स का हम क्या चार डालेंगे, अगर लग रहा है ना तो मैं बार बार कह रही हूं ये मत भूलना, ठीक है। जो लोग ये भूल जाते हैं ना उनके साथ फिर ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या ये चीज समझ में आई, इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। तो यहाँ पर एग्रीगेट में भी आपको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट देने वाला है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये काफी इजी सब्जेक्ट है। अच्छा, आप बोलोगे हमने तो सुना है रट्टा मारना पड़ता है लॉ में, नहीं सुना तो होगा, झूठ मत बोलो, सुना है। लॉ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, आज के दिन में मुझे 15 पेज, बिगिनिंग वर्ड होगा द और एंडिंग में जो भी आपका वर्ड आ रहा है यहां से लेके यहां तक मुझे रटना है, मम्मी को सुना के आना है। चलो मम्मी को मत सुनाओ, बट बहुत सारे लोग यही करते हैं, बुक उठाई और लर्न करना स्टार्ट कर दिया, या फिर नोट्स मंगवाए कहीं से और आपको पता है ये 70 पेज के नोट्स हैं और रटना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस तरीके से करके आओगे ना तो आपको बेनिफिट नहीं है। आप डरते इसीलिए हो क्योंकि आपकी यहाँ पे अप्रोच बहुत गलत होती है। अगर हमारी अप्रोच सही है ना तो हमें लॉ को रटने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज बन रही है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है या नहीं होता है, तो लॉ के बनने के पीछे कोई सा भी आप टॉपिक ले लेना, सबके पीछे आपको क्या मिलेगा, लॉजिक। और हम यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे कि जो ये चीज बनी है ये क्यों बनी है, प्रॉपर हम उसका एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको उसको रटने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो किसी को अब लग रहा है कि नहीं हम तो वही 70 पेज का कंसेप्ट करेंगे, आप तो दिसंबर से पहले हमें नोट्स पकड़ा दो और हम पढ़ लेंगे, ऐसा है क्या, बता दो, है तो है भी तो वो चेंज करना है और वो चेंज हो जाएगा, तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगी ये चीज, ठीक है क्या। चलो अब एक बार पेपर पे आ जाते हैं। देखो हमारा जो पेपर नंबर है वो पेपर नंबर कौन सा है, पेपर नंबर 13 है, एक सेकेंड, हाँ पेपर नंबर क्या है 13, और पेपर का नेम देखो क्या है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। क्या नाम है बताना वापस से, कॉर्पोरेट एंड
एंड हाँ एंड इकोनॉमिक लॉज। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे इसको? सबसे पहले हम बात कर लेंगे कॉर्पोरेट लॉ क्या होती है, फिर हम बात कर लेंगे इकोनॉमिक लॉ क्या होती है। ऐसा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ये चीज है ना, आप गार्ड बांध लो। अगर आपको कहीं पर भी आपको क्या मिल रहा है, कोई भी ऐसा टर्म मिल रहा है जहां पर एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें, हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है? क्या हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट लॉज? फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी? कॉर्पोरेट लॉज। और सेकेंड टर्म कौन सी है हमारी? इकोनॉमिक लॉज। तो अब क्या, मैं सबसे पहले इसके बारे में बात कर लूं और फिर मैं कंबाइन कर लूं, या मैं डायरेक्टली आपको इसका मीनिंग बता दूं? क्या अप्रोच सही होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? वही वाले एग्जाम्पल पे वापस आ जाओ। अगर तुम्हारे इंडिविजुअल नहीं आए और एग्रीगेट आ गए, अच्छा लगेगा क्या? अब 3 सब्जेक्ट में तो एग्जामेशन आ गई, एक सब्जेक्ट में तुम्हारे कम रह गए, पास नहीं हुए। अब बोलते फिर ना, फिर इंस्टीट्यूट को एग्रीगेट तो आया ना, रैंक वाले मार्क्स आए, रैंक दे दो। देगा वो रैंक? क्यों नहीं देगा? अगर आप इंडिविजुअली पास नहीं हो तो क्या वो आपको एग्रीगेट में पास होने के बाद भी आपको वो क्लियर करने देगा क्या? रैंक देगा क्या? रैंक तो छोड़ो, पास भी हो जाओगे क्या तुम? नहीं। तो ये चीज जो है ना, वो तुम गार्ड बांध लो कि अगर हमें कोई भी टर्म दिखता है और जो भी आपको टर्म दिख रहा है उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं कूदना है। किस पे? पूरे टर्म पे। सबसे पहले हमें क्या देखना है? उसका इंडिविजुअल मीनिंग देखना है, और इंडिविजुअल मीनिंग दोनों का कंबाइंड कर एग्रीगेट तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। अगर आपको दोनों का क्या पता है, इंडिविजुअल मीनिंग पता है, तो क्या हम बहुत ही इजीली एग्रीगेट मीनिंग निकाल सकते हैं? क्या बहुत ही इजीली एग्रीगेट मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग बात कर लें, पहले हम स्टडिंग पैटर्न की बात करते हैं, उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप एक चीज बताओ, जो आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आपका एक एग्जाम 1 दिसंबर को है एग्जाम्पल, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? 20 दिसंबर को, सेकंड को, या 20 को, या 1 जनवरी को? तुम बोलोगे बीकॉम चल रहे हैं क्या? कौन से एग्जाम चल रहे हैं हमारे? सीएमए के एग्जाम चल रहे हैं। तो क्या आपको कोई गैप मिलता है वहां पे? वहां पर आपको कोई भी गैप नहीं मिलता है। अगर आपका एक एग्जाम लेट्स से 1 दिसंबर को है, तो सेकेंड एग्जाम कब होगा आपका? सेकेंड एग्जाम आपका सेकेंड को ही होगा, और थर्ड वाला फिर थर्ड को ही होगा। सीक्वेंस में चलते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में तुम 1 तारीख को गए, एग्जाम देकर आओगे। अच्छा, एग्जाम देकर आओगे, फिर तुम 12 घंटे की नींद ले सकते हो ना? इतना टाइम होता है हमारे पास में। नींद तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, क्यों? नेक्स्ट डे एग्जाम है। अच्छा, एग्जाम देकर आओगे तो बहुत एनर्जी रहेगी क्या? कुछ भी करवा लो अब तो हमसे, इतनी एनर्जी है हमारे अंदर। तो एनर्जी एकदम डाउन रहेगी, धूप धूप में जाओगे। चलो ठीक है, उस टाइम पे ठंड हो, स्टिल वहां पर अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम देकर थक नहीं जाओगे क्या? माइंड तो चलेगा। अब आप घर आए, घर आने के बाद में ठीक है थोड़ा बहुत कुछ खाओगे पियोगे, वापस से बुक उठानी पड़ेगी। आपको वहां पर ये चीज दिखाई दे रही है कि अब मुझे 600 पेज की बुक उठानी है, कि अब मुझे 600 पेज की बुक उठानी है और नेक्स्ट डे ही एग्जाम है, कोई भी ऑफ नहीं है। कैसा लग रहा है? अच्छा, तो अब क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अच्छा चलो, अगर आपने ये 600 पेज की बुक उठा भी ली है, तो क्या आप ये 600 पेज की बुक पढ़ सकते हो इतने से टाइम ड्यूरेशन में? अच्छा, कोई ये बोलता है कि हम सोएंगे नहीं और हम पढ़ लेंगे। तुम 1 दिन नहीं सोओगे, 2 दिन नहीं सोओगे, वो लैग होता जाएगा और तुम्हारे एग्जाम्स बिगड़ते जाएंगे। तो ये अप्रोच कभी नहीं होनी चाहिए कि आपको सोना नहीं है। सोना तो हमें है। तो कितने घंटे? 12 घंटे, इतना भी नहीं। हाँ, 6 या 5 घंटे तो हमें सोना ही सोना है। ठीक है, ये चीज बांध के रख लो। अब आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है, वो रिमेनिंग टाइम में क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है फॉर यू कि आप 600 पेज की बुक पढ़ पाओ? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या बनाने हैं? हैंड रिटन नोट्स। इसीलिए हमें क्या बनाना है? हैंड रिटन नोट्स। अब किसी को ये लग रहा होगा मेहनत है फालतू की, हाथ दर्द हो जाएंगे हमारे प्यारे प्यारे, लग रहा है क्या? नहीं। तो यहां पर हमारी जो अप्रोच रहेगी, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा टॉपिक होगा,
जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अंडरस्टैंड करेंगे या रट्टा लगाएंगे पैरेट के जैसे? तुम लोग पैरेट हो या ह्यूमन हो? तो फिर पैरेट के जैसे हमें रट्टू तोता बनना है क्या? नहीं। तो हमें रट्टे वट्टे कुछ नहीं लगाना है, हमें उस टॉपिक को क्या करना है, कंसेप्चुअली पढ़ना है, लॉजिक समझना है, और उसके बाद में क्या आपको रटने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आपको वो चीज वैसे ही आती है। अच्छा, किस किस को ये लगता है कि हमें लॉ के पेपर में जो अपनी बेयर एक्ट होती है, लॉ के पेपर में जो बेयर एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाई है वो कॉपी पेस्ट करके आनी होती है, अगर आप नहीं करके आओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे? ऐसा लगता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या ये अगेन ये पॉसिबल है क्या कि आप पूरी की पूरी एक्ट याद करके लिख कर आ जाओ? ना हमें ये करनी है, ना हमसे होगी। और दूसरी चीज, ये लिखनी भी नहीं होती है, आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना होता है। आपको कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। आपको क्या ढूंढने होते हैं? कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मतलब ये वर्ड्स से जो आपका कंटेक्स्ट है वो बनेगा, मतलब ये चीज है तो लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मीनिंग बनेगा उस टॉपिक का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कीवर्ड्स ढूंढेंगे और उसके बाद में हम उसको अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे। तो सबसे पहला अपना क्या स्टेप रहेगा? स्टेप नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया हमारा? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हमने ये टॉपिक को समझ लिया। अब ये टॉपिक को समझने के बाद जो अपना स्टेप नंबर 2 रहेगा, हम क्या करेंगे, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। और ये होमवर्क नहीं होगा, ये हमें क्लास में ही बनाना है। ये हमें कैसे बनाना है? क्लास में ही बनाना है। टॉपिक को समझ लिया, जस्ट उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे। करेक्ट? अच्छा, अब बना लिए हमने हैंड रिटन नोट्स। इसके बाद में जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। जैसे ही अपना क्या कंप्लीट होगा? चैप्टर के बाद में हम उस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक के जो भी क्वेश्चंस कहां पर आए होंगे, पास्ट एग्जाम में आए होंगे, हम उन क्वेश्चंस को विद आंसर्स, ये हम क्यों करने वाले हैं? हाँ, हमें पता होना चाहिए ना कि यार ये टॉपिक है या ये चैप्टर है तो इसके कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमें लिखना कैसे है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है ना वो 2 मार्क्स का आया है। एग्जाम में क्वेश्चन की क्या वेटेज है? 2 मार्क्स की है। और आपको वो टॉपिक बुक में 3 पेज का गिवन है। आपको वो टॉपिक बुक में कितने पेज का गिवन है? 3 पेज का, या वैसे वैसा कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का और आपको बुक में सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन में वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अच्छा, कौन सा इजी है लिखना? ऊपर वाला? नीचे वाला ज्यादा इजी है? कैसे? एग्जाम्पल दे सकते हो? ठीक है, ऊपर वाला कैसे डिफिकल्ट है? नहीं, तुमने कहा तो ऊपर वाला इजी है। हाँ, कैसे? अच्छा, 3 पेज है तो मैं ऐसे करूं, स्टार्टिंग की 2 लाइन लिख दूं और एंडिंग की 2 लाइन लिख दूं। हाँ, अब इसमें आपको क्या करना होता है 2 मार्क्स वाले में, अब क्योंकि वो 2 ही मार्क्स का है तो आपको ये 3 पेज में से क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा कंटेंट रेलेवेंट है, कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 मार्क्स के टॉपिक में लिख कर आना है। और ये सारी प्रैक्टिस हमें यहाँ पे क्लास में करनी है। अगर आप ये सोचो ना कि अभी हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आपको समझ ही नहीं आएगा, उस टाइम आपका दिमाग वैसे ही कम काम करता है और प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार 3 पेज में से अभी क्या रेलेवेंट है। पर अगर आपने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रखी होती है तो क्या वो चीज हमारे लिए इजी हो जाती है? नहीं हो जाती है? बिल्कुल। तो अगर ये 3 पेज का है तो हमें इसको यहाँ पर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोटा करना है। तो अब इस सिचुएशन में आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, कीवर्ड्स फाइंड करोगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फाइंड करोगे और उसको 2 मार्क्स के कंटेंट में लिखोगे। वेयर एज अगर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुक में वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कितने लाइंस का है? 4 लाइंस का है। लेकिन यहां पर आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का लिखकर आना है उसको? एग्जाम में आपको उसको 6 मार्क्स का लिखकर आना है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? अच्छा, ये मत बोल देना बुक में 4 का है तो ये तो इंस्टीट्यूट की गलती है, वो जाने उनका काम जाने, हम तो इतना ही लिख कर आएंगे, फिर आपको मार्क्स भी उतने मिलेंगे।
जब भी हमारे पास में मार्क्स ज्यादा होते हैं पर कंटेंट कम होता है, तब हमें क्या करना होता है, आसपास की चीजें लिखनी होती है। ठीक है, यानी आपको ये जो टॉपिक है किसी चैप्टर से तो रिलेट कर ही रहा होगा, आपको उसका क्या देना होगा, आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होगा। ठीक है, और उसके बाद में आप टॉपिक लिखो और एंडिंग में आप क्या लिख दो, कंक्लूजन, एंड कर दो उस टॉपिक को। तो बेसिकली ये सारी चीजें अभी बोलने में तो इजी लग रही हैं, पर कब क्या कंटेंट लिखना है ये ऐसे बोलने से नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पता होना इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज क्या करनी है, हमें राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस मतलब हैंड राइटिंग नहीं सुधारनी है, प्रेजेंटेशन, कि आंसर को लिखते किस तरीके से। तो जो अपनी नेक्स्ट रहेगी वो क्या रहेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, बिगिनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन तो करके ले आते हैं, फिर अगली बार से उनको जो आंसर है वो करते ही नहीं है। ये अप्रोच नहीं करनी है। तुम कोई इतने बिजी नहीं हो, तुम्हारी मोदी के साथ कोई मीटिंग्स नहीं हो रही होती हैं, हो रही होती है तो बता दो, नहीं हो रही ना। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो भी आंसर, ऐसा नहीं कि मैं दिन में 20 आंसर्स देने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। जो भी अपना चैप्टर है उससे रिलेटेड हम लोग वीक के 2 या 3 आंसर्स रख लेंगे, इतना तो कर सकते हो, वीक के 2 3 4, तो इतना हमें करना है। इंपॉर्टेंट समझ में आ गया क्यों करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से। डायरेक्टली फर्स्ट टाइम करोगे तो गलती करोगे। ठीक है, तो अभी तक अपने 4 स्टेप्स क्या क्या हुए, सबसे पहले हमने क्या किया, टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। सेकेंडली हमने क्या किया, ये हवन नहीं है ये हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बना लिए, क्लास में ही बनाने हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है कि इतना होमवर्क दे दिया, क्लास में ही बनाने हैं, मैं ही बनवाऊंगी मतलब। इसके बाद में क्या बोला है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, और हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, छोड़ दो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, नहीं, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम एक दिन उसको क्या करेंगे, रिवाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना चैप्टर 7 डेज में कंप्लीट हो रहा है, अपना चैप्टर 7 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो 8th डे पे आपका क्या होगा, इस चैप्टर का रिविजन होगा, एंड देन 9th डे पे क्या होगा, इस चैप्टर का टेस्ट होगा। अगर मान लो कोई लेंदी चैप्टर है तो 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा, तो 11th या 12th डे हम लोग रख लेंगे, लेकिन यहां तक का जो कंसेप्ट है ये एज इट इज रहेगा। क्या कोई इशू है, पैटर्न समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है, किसी को आलस आ रहा है, नहीं, क्यों लिखवा रहे हो, बुक है ना इतनी मोटी, पेन खर्च हो जाएगा, पैसे जाएंगे, किसी को बोलना है ऐसा कुछ। चलो, इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा पैटर्न। अब आ जाए वापस से पेपर पे। पेपर का नाम सबको याद है, पेपर नंबर बता दो पहले तो, कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, 100। ठीक है, इसमें क्या थे, 2 टर्म्स थे क्या, कौन कौन से, फर्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट लॉ, एंड सेकंड टर्म क्या है आपका, इकोनॉमिक लॉ। फर्स्ट टर्म है कॉर्पोरेट लॉ और सेकंड टर्म क्या है, इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, अच्छा, इसका मीनिंग पढ़ ले पहले। इंडिविजुअल, सबसे पहले हमें किसका मीनिंग पढ़ना है, इंडिविजुअल टर्म्स का, और उसके बाद में हमें क्या करना है, कंबाइन करके। तो इंडिविजुअल पता है तो कॉम्बिनेशन बनाना तो बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लॉ क्या होती है, कोई बताएगा, लॉ क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, क्यों बनाया गया, टाइम पास के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तुम लोग सर को बोलते हैं, सर हम रात को 12 बजे आएंगे, पढ़ा देना शांति से, फीस दी है, पढ़ा देते सर। नहीं, हम तो 3 बजे आएंगे, हमें आत्माओं के साथ पढ़ना है, क्यों, फीस दी है, पढ़ाओ। अच्छा, अगर सर ने मान लो कुछ तुम्हारी बात नहीं मानी, डंडा ले आए, पढ़ा रहा है या नहीं, सही है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तुमने फीस दी है, तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही है, तो मारो, पीटो, खून कर दो, वो नहीं तो कोई और पढ़ा देंगे। और ये डर के कि ये आदमी या ये औरत मारपीट करने वाली है, खून खराबा करने वाली है, उसके डर से और लोग पढ़ा देंगे।
क्या होगा तुम्हारे साथ में? कुछ भी नहीं होगा। बोलो, अरे बोल लो, डर लग रहा है क्या? चलो बात कर लेते हैं लॉ के बारे में। तो क्या हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे तुम लोगों ने ही बोला, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं किसी भी मैटर के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं किसके लिए? किसी भी मैटर के लिए। जैसे अभी हमने रिसेंटली क्या एग्जांपल लिया कि तुम लोगों ने क्या बोला, तुम्हारे पास टाइम टेबल आया कि सुबह 9 बजे ऑनवर्ड्स क्लासेस हैं। तुम लोगों ने क्या सोचा, नहीं हम तो नाइट आउल्स हैं, हम तो सुबह ही पढ़ने जाएंगे, सॉरी सुबह पढ़ने नहीं जाएंगे, रात को ही पढ़ने जाएंगे। या तो आप हमें रात को 9 बजे बुला लो तब ठीक है, 12 बजे का भी ठीक है और 3 बजे का भी ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी टाइमिंग बताया तो फिर देख लेना आपके साथ में क्या होगा। अब हम लोग नहीं माने, नहीं हम तो आपको मॉर्निंग में ही पढ़ाएंगे। अब आप लोग भाग भाग कर आए और एक भाला निकाला या एक डंडा निकाला या एक चाकू निकाला और एक एक फैकल्टी के पेट में किसी का गला काट दिया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सबका खून खराबा कर दिया। क्या ये चीज सही है? एक तो तुमने यहाँ पर क्या किया, जिद करी फालतू की, और उसके बाद में तुमने क्या किया, मर्डर ही कर दिए, लोगों के गले काट दिए। और फिर तुम क्या बोलते हो, हमने फीस दी है तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे फीस दी है तो इसका मतलब ये है कि तुम ऐसी एक्टिविटीज करोगे। ये एक्टिविटीज अलाउड है क्या, मर्डर करना किसी का? ये एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पर अच्छा ठीक है, तुमने है ना ये काम कर दिया, अब तुम्हें अगली बार से प्यार से समझाया गया। क्या समझाया गया? कि है ना ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे किसी को मारते वारते नहीं है, अगली बार से मत करना। तुम मान जाओगे क्या? क्यों? तुम्हें समझाया ना ये गलत काम है, फिर मान जाओ। अगली बार नहीं करना है, एक की चले गई ठीक है, अगले किसी की कैसे जाए? तुमने उसको तो हाँ बोल दिया। अरे इंसान की फितरत चेंज हो सकती है क्या? अब वो एक बार उसका माइंड क्रिमिनल है तो अगली बार वो काम तुम्हारे नहीं बोलने पे करेगा क्या? तुमने मना कर दिया और वो रुक जाएगा क्या वहां पे? इतना इजी लगता है तुम्हें? नहीं। तो इस सिचुएशन में हमने क्या बोला है, आपने अगर एक बार ये काम कर दिया तो इस काम के लिए क्या आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इस काम के लिए आपको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। और आप अगली बार आप ये काम रिपीट नहीं करो, अगली बार आप ये काम रिपीट नहीं करो। इसके लिए भी आपके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। बस हो गया लॉ। यही तो लॉ है। यानी आपको क्या ढूंढनी है, कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम्स है। इंडियंस को या नॉर्मली इन जनरल लोगों को गुस्सा आता है, ये बहुत प्यार वाले लोग होते हैं आजकल के टाइम पे। कुछ भी हल्की सी भी चीज मना करो उनको या उनके अकॉर्डिंग नहीं हो तो नाक पे बैठा ही रहता है बस। बोल कैसे दिया, गाली गलौज करने लग जाएंगे, मारपीट भी करने लग जाएंगे। तुम रिसेंटली देखा एक आरयू का वीडियो आया था सुबह सुबह ही, कोई फंक्शन था वहां पर और मारपीट चालू हो गई थी, है ना? तो अब वहां पर ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हो और फिर भी थोड़ा सा किसी को गुस्सा नहीं आया और स्टार्ट हो गया मारपीट करना। तो यहाँ पे हम जानते हैं हम लोगों का नेचर कैसा है। तो आपको क्या ढूंढनी है, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या ढूंढनी है, प्रॉब्लम्स, कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन जिस जिस एरिया में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन सारे एरियाज को आपको रेगुलेट करना है। आप क्या चाहते हो वहां पे जो लोग हैं वो कैसे काम करें, अच्छा काम करें, बेकार काम करें, या ऐसा मर्डर वर्डर कर दे? नहीं चाहोगे ना ऑब्वियसली। तो हम उस एरिया को गवर्न करने के लिए, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए, आगे प्रॉब्लम नहीं आए और कोई प्रॉब्लम करता है तो पनिशमेंट के लिए क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर हम किसी भी एरिया को गवर्न करने के लिए क्या बना रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, क्या ये चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंडेटरी होंगे या ऑप्शनल होंगे? क्यों? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑप्शनल क्यों नहीं हो सकते? मानोगे क्या तुम? इतने सीधे हो क्या? चलो तुम लोग तो, जरूरी है क्या बाकी लोग भी हो? तो इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत क्या 99.99% लोग होंगे, ऑप्शन दे दिया ना, मतलब अब मेरी मर्जी है,
नहीं मानूंगा क्या कर लेगा, करके तो बता दे, कुछ कर सकते हैं अगर ऑप्शन वाली चीज है तो। इसीलिए हमें उन रूल्स को क्या बनाना होता है, मैंडेटरी। इसीलिए हमें उन्हें क्या बनाना होता है, मैंडेटरी। दैट मीन्स अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो क्या हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर क्या आ जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगे अगर तुमने खून खराबे कर दिए यहाँ पर आके, तो अगर तुमने यहाँ पे आके खून खराबे कर दिए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, तुमने जान ले ली, पेट में चाकू मार दिया, जेल जाओगे, इम्प्रिजनमेंट, और जेल जाके तुम्हारे मस्त में मूवी दिखाएंगे, पॉपकॉर्न खिलाएंगे या चक्की पिसवाएंगे, चक्की पीसोगे वहां पे जाके, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो अगर आपने कोई बहुत बड़ा ऑफेंस है और बहुत बड़ा ऑफेंस किया तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी कैसा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। मान लो तुमने किसी को मारा नहीं, तुमने टेबल उठा के पटक दी या पंखा गिरा दिया, लास्ट में करा ही होगा तुमने स्कूल में, ये है क्या, जिस दिन लास्ट क्लास होती है ऐसे, अच्छे बच्चे आए हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर आपने कोई छोटा मोटा कांड किया है तो क्या हम कह सकते हैं छोटा मोटा कांड है, तो उस सिचुएशन में कॉन्सिक्वेंस तब भी आएगा। लेकिन वहां पर आप कह सकते हो सिर्फ ठीक है फाइन लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, जेल वेल नहीं जाओगे, तुम्हारे ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, फाइन। पर कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, तुमने वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं माने, नहीं मानते हो तो बदले में तुम्हारे ऊपर क्या आ जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। तो ये पूरी चीज जो हमने पढ़ी, ये पूरी चीज ही क्या है, लॉ है। ये पूरी चीज ही क्या है, लॉ। अब बताओ लॉ क्या होगी, किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी प्रॉब्लम में हमें क्या एप्लीकेबल करवाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल कराने हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, ऑप्शनल या मैंडेटरी, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे मैंडेटरी। अगर आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं माने तो हम कह सकते हैं आपके ऊपर क्या आ जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंडेटरी है और नहीं मानते हो तो आते हैं आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉ। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉ। अब यहां पर हम अगर एक कंट्री वाइड लेवल पर बात करें, पूरी कंट्री की बात करें, तो कंट्री में क्या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं और उन मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत पड़ती ही है। अच्छा, कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाएगा, लॉ बनाएगा, वो कौन है, बाकी सब तुम लोग बनाओगे। हमें ये लग रहा है तो हम लॉ बना देते हैं। मम्मी अपने घर की लॉ बना सकती है पर कंट्री की लॉ तो कौन बनाएगी, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किसके थ्रू काम करेगी, पार्लियामेंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कंट्री में लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है, आज आपने सोचा और कल लॉ बन जाती है क्या, नहीं। सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपका थॉट है कि अच्छा हमें ये रूल्स या ये रेगुलेशन जो है वो इस एरिया में क्या करने चाहिए, एप्लीकेबल करवाने चाहिए। तो सबसे पहले वो जो टेम्पररी वाला ड्राफ्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिल। बिल जो है इसके बाद में वो कहा जाता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, यहां जाएगा। देन फाइनली अगर यहां से अप्रूवल मिल जाता है, अब वो कहां जाएगा, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, कोर्ट में प्रेसिडेंट, अब वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। और फाइनली प्रेसिडेंट ने अपनी क्या दे दी, असेंट दे दी। असेंट क्या होता है, अप्रूवल। अगर प्रेसिडेंट ने अपनी अप्रूवल दे दी है तो वो सिचुएशन में ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट या फिर लॉ, फाइनलाइज। यहां पर ये क्या था, ड्राफ्ट। अगर इन सब की अप्रूवल मिल गई तो अब वो फाइनली क्या बन जाएगा, एक्ट या लॉ। क्या ये पूरी चीज क्लियर है, कोई बता सकता है बिगिनिंग से, बिना देखे ऑब्वियसली। हाँ बोलो, हाँ ट्राई तो करो। नहीं, बिगिनिंग से, लॉ क्या होती है, ये अच्छा ऐसे सुन भाई, एग्जामिनर रूल्स रेगुलेशन बना लेने फॉलो कर लेना शांति से, नहीं करेगा तो तू देख, तुझे मैं बताती हूँ, बाहर मिलना ऐसा।
ये दादागिरी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो कौन कौन से एरियाज में प्रॉब्लम्स हो सकती है इन फ्यूचर, जिसके लिए हमें क्या बनाने होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उससे रिलेटेड आप बना लो रूल्स एंड रेगुलेशन और उनको कर दो ऑप्शनल, उनको कर दो मैंडेटरी। करेक्ट, नेक्स्ट, एग्जैक्टली। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करेंगे कैसे टाइप का, अपना ऑफेंस क्या है, छोटा ऑफेंस किया है तो फिर फाइन वगैरह से काम हो जाएगा, बहुत बड़ा ऑफेंस किया है तो इम्प्रिजनमेंट, जेल वगैरह। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और इसके बाद में लॉ बनती कैसे है, सबसे पहले अगर हम कंट्री वाली लॉ की बात कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में सबसे पहले क्या होगा, बिल। ये बिल कहां जाएगा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, एंड सेकेंडली कौन सा है हमारा, राज्यसभा। करेक्ट, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसके ऊपर क्या देगा, अपनी अप्रूवल देगा, असेंट देगा, एंड फाइनली इट विल बिकम एक्ट। समझ आ गया? क्या पढ़ा है अभी तक हमने, लॉ का मीनिंग पढ़ा है। क्यों फ्री बैठे, चलो कुछ तो करेंगे, बैठे बैठे क्या करें, पढ़ लेते हैं लॉ, ऐसा। अरे हमारे सब्जेक्ट में 2 टर्म्स है ना, और उसके लिए हमने सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है कॉर्पोरेट और लॉ, तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, हमने लॉ का मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब चले सेकंड टर्म पे, कोई ऐसा है जिसको लॉ का मीनिंग समझ में नहीं आया हो, पक्का? ठीक है, अब सेकंड टर्म पे चलते हैं। सेकंड टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म है कॉर्पोरेट। क्या होता है कॉर्पोरेट, कंपनी। अच्छा, एक चीज, एक होती है कंपनी और एक होती है बॉडी कॉर्पोरेट। नाम सुना सबने, सेम है, अलग अलग है, कैसे, देख कर आए हो ना? अच्छा, बाकी सब अच्छा, रुको, इसके बीच में डिफरेंस पढ़ने से पहले, अच्छा हमारी जो लॉ है वो कौन सी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है। कॉर्पोरेट में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि कंपनी और कॉर्पोरेट के बीच में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस के लिए पहले पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है। बताओ कंपनी क्या होती है। अच्छा ऐसे है ना, हम सब आपस में ग्रुप बना के कहीं गए और किसी ने हमसे पूछ लिया और हम बोलेंगे हमें कंपनी है, क्यों, कंपनी है ना, मतलब आपस में बोलते ना इसकी कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, कंपनी नहीं। अच्छा, एक बिल्डिंग बना दी और बोल दिया ये मेरी कंपनी है, इसके आगे लिख दिया कंपनी, कंपनी बन गई। क्यों, बिल्डिंग बनाई है भाई, लिखा है मैंने उसके आगे कंपनी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मान नहीं रहे इसको। 2013 में, 56 में, और पुरानी वाली में। अच्छा चलो, सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था, हमने वो एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल लिया था, मर्डर का एग्जाम्पल लिया था क्या? तुम लोग एलएलबी कर रहे हो, क्या हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे? क्या हम कह सकते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो एक तरीके से ऐसा लॉ है जो क्रिमिनल एक्टिविटी को गवर्न कर रहा था? मर्डर एक टाइप की क्या है, मर्डर एक टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटी है, करेक्ट। तो अगर उसके लिए लॉ बना दिया तो ऐसा लॉ कौन सा लॉ हो जाएगा, क्रिमिनल लॉ। पर क्या हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ना है क्या यहाँ पे? हमें क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। हमें जो लॉ पढ़ना है वो लॉ हमें किससे रिलेटेड पढ़ना है, वो लॉ हमें बिजनेस से रिलेटेड पढ़ना है। कौन सा लॉ पढ़ना है हमें, बिजनेस से रिलेटेड हमें लॉ पढ़ना है, क्रिमिनल लॉ हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग क्या है, सीएमए है, हमारा काम कहां पर होगा, ऐसे मारपीट वाला काम होगा क्या, नहीं, बिजनेस से रिलेट करते हुए हमारा काम होगा। चाहे आप जॉब में जाते हो, प्रैक्टिस में जाते हो, तो आपका काम किससे रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड। तो जो हमें लॉ पढ़ना है ना वो लॉ भी किससे रिलेट करेगा, बिजनेस से ही रिलेट करेगा। अच्छा बिजनेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग,
अच्छा एग्जाम्पल ले लें क्या, और तुम बताना कि वो बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, लग रही हूं क्या, ठीक है। चलो, अब है ना यहाँ पर मैं ऐसे ही बैठी थी, अब मुझे क्या शौक चढ़ा, मैंने ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस को देखा, सब लोग अपने अपने ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं ना, तो मुझे भी क्या दौरे पड़े कि हो गई टीचिंग वीचिंग बंद करो, अब मैं क्या बनूंगी, एक बिजनेस वुमन बनूंगी। क्या बनूंगी, एक, हाँ बिजनेस वुमन, ऑन्टरप्रेन्योर, ठीक है। चलो, अब मेरे माइंड में ये सपना आया है ना, मैं सुबह सुबह उठी, मैं सुबह सुबह उठकर मैंने ट्रेन की टिकट ली और मैं दिल्ली चली गई। मैं कहा चली गई, मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में एक बहुत अच्छी मार्केट है, सब गए हैं क्या, दिल्ली में एक बहुत अच्छी मार्केट है जिसका नाम है सरोजनी नगर। क्या है वहां पे, क्या है, सभी है, हाँ कुछ भी लो, शॉपिंग के पर्पज से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं वहां पर गई, मैंने वहां से बहुत सारे कपड़े जो हैं वो खरीदे, पैक कराए, और मैंने वो सारे कपड़े आकर अपनी फ्रेंड को दे दिए। मैंने वो सारे कपड़े आके किसको दे दिए, अपनी फ्रेंड को। मैंने यहाँ पे लेट से वो कपड़े खरीदे थे 5,000 रुपीज में सारे, 5 6 बोरी भर के, और वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए। और मेरी फ्रेंड जो थी मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। मैंने क्या कहा उसको, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने उसको क्या बोला, ये कितने रुपए के हैं, 6,000 रुपए के हैं, 6,000, 6,000, 6,000 रुपीज के ये कपड़े हैं, ठीक है। मुझे कितने के मिले थे, 5,000 के, और मैंने उसको कितने में दे दिए वो कपड़े, मेरा प्रॉफिट हो गया कितने, हजारों का, 1,000 का ही हुआ है। अरे यार हुआ तो है ना। अब मेरी मम्मी आई, तू कहाँ गई थी ऐसे, किसको क्या बांट कर आ रही है और ये पैसे कहाँ से आए। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तमीज से बात करो, आप किससे बात कर रहे हो, बिजनेस वुमन हूं मैं एक, आलतू फालतू तरीकों से बात नहीं करनी मुझसे। तो मैंने प्रॉफिट कमाया है आज 1,000 रुपए का। मम्मी चुप हो गई उस टाइम तो। अगले दिन मैं सो रही थी पूरा दिन, थर्ड डे मैं सो रही थी, फोर्थ डे मैं सो रही थी। मम्मी ने मुझे चौथे दिन पे आके लात मारी, उठ भाई क्या तरीके हैं ये, तू तो क्या बन गई थी, बिजनेस वुमन। तो मैंने कहा हाँ बन गई ना, अब क्या करूं, बस हो गया। क्या मैं बिजनेस वुमन बन गई, क्यों, क्या, मैंने ये एक्टिविटी में भले ही प्रॉफिट कमा लिया, पर क्या ये प्रॉफिट हमेशा का प्रॉफिट है, मैं इसको कंटिन्यू कमाने वाली हूं क्या, नहीं। ये एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी वन टाइम एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी कैसी है, ये एक्टिविटी वन टाइम एक्टिविटी है। तो क्या वन टाइम एक्टिविटी विल बी क्लासिफाइड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, नहीं। आपको अगर बिजनेस करना है तो वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, वो एक्टिविटी शेल बी ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या वो क्लासिफाई करेगी एज अ बिजनेस एक्टिविटी, वो एज अ बिजनेस एक्टिविटी क्लासिफाई नहीं करेगी। तो क्या हम कह सकते हैं बिजनेस में जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं, तो सबसे पहले अगर आप बात करो बिजनेस की, तो क्या हम कह सकते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग। कोई ये सोचकर बिजनेस करता है, लॉस कमाने की इच्छा हो रही है, मम्मी से पिटने की इच्छा हो रही, चलो बिजनेस कर लेते हैं, नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव तो हमेशा प्रॉफिट अर्निंग का ही रहेगा, ठीक है। अच्छा लॉस होंगे ही नहीं क्या, ऐसा है क्या, नहीं, लॉसेस तो होंगे ऑब्वियस सी बात है, पर हमने किस ऑब्जेक्टिव से बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रॉफिट अर्निंग से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग। सेकेंड, अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया, आपकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस नेचर की। क्या कोई भी वन टाइम एक्टिविटी बिजनेस मानी जाएगी क्या, कंटिन्यूअस एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अब वापस चलते हैं एग्जाम्पल पे। मम्मी ने मुझे लात मारी थी, अब मैं निकली घर से बाहर, मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, तो मैं एक ठेले वाले के पास गई। ठेले वाले के पास में मुझे बर्गर्स दिख गए, ठीक है, और मैंने उसको बोला एक बर्गर देना, मेरे दिमाग चले। मैंने उसको बर्गर बनाते हुए देख लिया कि वो कैसे कैसे बर्गर्स बना रहा है, ठीक है। और वो जब वो बर्गर्स बना रहा था, तो वहां पे वो गली के बच्चे नहीं होते गरीब से, वो बच्चे वो दूर से उसको देख रहे थे, ठीक है।
और उनको देख के क्या लग रहा था कि उनको बहुत इच्छा हो रही है वो बर्गर्स खाने की। तो है ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो, मैं भाग भाग के घर गई और मैंने है ना बर्गर का सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया, मैं खरीद के चले गई जैसा भी है। मैंने अपने घर पे इसकी रेसिपी चोरी कर ली। मैंने रेसिपी चोरी करके थोड़ा सा यूट्यूब से एडिशंस करके मैंने क्या बनाया, बहुत सारे बर्गर्स बनाए और फिर मैं उनको पैक करके लेके गई और मैंने इन सब बच्चों को बांट दिया। और मैंने क्या किया, इन सब बच्चों को बांट दिया। अभी मुझे पैसे देंगे क्या उसके लिए? पैसे होते तो ये यहीं से खरीद लेते, तो इन्होंने मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए। अब मैंने ये 1 दिन, 2 दिन किया, 3 दिन किया, कंटिन्यू मैंने ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब मैं मम्मी के पास भाग भाग के गई और भाग भाग के क्या बताया, अब बन गई मैं, अब मारो आप मुझे लात। अब क्या करेंगे, 1 लात मारेंगे, 2 लात मारेंगी, 4 मारेंगी। क्यों मारेंगी 4? वो बोलेंगी तूने कंटिन्यूअस एक्टिविटी तो ठीक है कर ली, फर्स्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कहां गया? अब फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक तो गायब हो गया। क्या था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी। ये जो तुम ये रोज कर कर आ रही हो दान पीन वाले काम है, चैरिटी है ये, तो तुम चैरिटी कर रही हो। चैरिटी करने से क्या कोई बनता है बिजनेस वुमन? नहीं बनता। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इससे ही रिलेटेड है? क्या कमाना है आपको वहां पे? प्रॉफिट। क्या चैरिटी वाली चीजें बिजनेस में फॉल करेंगी? क्या चैरिटी वाली चीजें बिजनेस में फॉल नहीं करेंगी। तो हमने बिजनेस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, आप कोई एक्टिविटी करते हो और वो एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा, क्या कर रहे हो आप? बाइंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें। और वो एक्टिविटी करके आपको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। और वो एक्टिविटी वन टाइम होनी चाहिए क्या? वो एक्टिविटी वन टाइम होनी नहीं चाहिए। वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस नेचर की एक्टिविटी होनी चाहिए। तब जाके क्या वो चीज एक बिजनेस बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे 4 5 6 लाते तो पड़ चुकी हैं, अब मुझे रोना भी आ रहा है, पर अब मुझे ना बदला लेना है मम्मी से, मतलब लात मार के नहीं ऑब्वियसली फिर तो मुझे घर से बाहर। तो लात नहीं मारनी है मुझे, बदला कैसे लेना है? चुप करा के उनको, कि इन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की है ना, अब मैं इनको बन के दिखाऊंगी। अब मुझे ओपन करना है बिजनेस, अब मुझे ओपन करना है बिजनेस। ठीक है, क्या मैं कंपनी खोल लूं डायरेक्ट? क्या करना चाहिए? अच्छा, मैंने सोचा कि ठीक है अभी तक मैंने अब कॉपी पेस्ट करके रेसिपी बना तो ली ही है, अब मैं उससे क्या कर लेती हूँ, बिजनेस कर लेती हूँ। तो मैंने क्या सोचा, मैं कौन सी स्टॉल लगाऊंगी? बर्गर की स्टॉल लगाऊंगी मैं। ठीक है, और कंपटीशन दूंगी मैक, चलो छोड़ो बहुत आगे सोच लिया। बट मैंने क्या सोचा कि मैं किसकी स्टॉल लगाऊंगी? बर्गर की। वो जो ठेले वाला था उसको तो कंपटीशन दे सकती हूँ एटलीस्ट। चलो, अब मैंने ये सोच लिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, मम्मी को बोला कंपनी बना ली मैंने। क्या पढ़ेंगी अब वापस? मेरी मम्मी ने मुझ पर गिव अप भी कर दिया, तू निकल। अब मैं क्या करूं, क्या मैं डायरेक्टली कंपनी बना लूं? क्या एक स्टॉल लगानी है मुझे और मैं कंपनी बना लूं? उसके लिए मैं अकेली काम करूंगी वहां पे, स्मॉल लेवल पे, छोटा ही लेवल है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि सारे के सारे प्रॉफिट्स मेरे पास ही आए, और लॉसेस है तो ठीक है मैं बेयर कर लूंगी, पर मुझे अपने एंड पे सब कुछ खुद से करना है। तो क्या मैं यहाँ पे सबसे छोटा फॉर्मेट ओपन कर सकती हूँ क्या? कौन सा वाला? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो ऐसा बिजनेस जहां पे मैं क्या हूं, सिंगल ओनर हूं, मेरे साथ में और कोई भी नहीं है बिजनेस रन करने के लिए। अच्छा, इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे प्रॉफिट्स भी मेरे ही माने जाएंगे, जो भी लॉसेस हैं वो सारे लॉसेस भी मेरे ही माने जाएंगे। ठीक है, तो क्या इस सिचुएशन में मैं ओपन कर सकती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप? बिल्कुल कर सकती हूँ। अच्छा, अब मुझे कुछ टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि चलो अब अकेले के बस की नहीं है, बोरियत हो रही है, अब मुझे कोई पर्सन चाहिए मेरे साथ में, शादी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। तो क्या करूं? क्या मैं पार्टनरशिप ओपन कर सकती हूँ क्या अब? यस,
अब मैं एक पार्टनरशिप वाला बिजनेस ओपन कर सकती हूँ। अभी तक मैं क्या थी, सिंगल ओनर। अब मेरे साथ मेरा पार्टनर आएगा। अच्छा, मेरा पार्टनर ओनर होगा या मेरा पार्टनर एम्प्लॉय होगा? मेरा पार्टनर भी अगेन क्या होगा, ओनर होगा, और मैं तो ओनर हूं ही। ठीक है, अब जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, नहीं करेंगे? अभी तक सब कुछ किसके पास में था, मेरे पास में था। अब क्योंकि मैंने किसको बुला लिया, पार्टनर को, तो अब सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर होंगे। अच्छा, अब मान लो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को एक लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है और हमने एक्सपेंशन के लिए क्या लिया है, एक लोन लिया है। लेट्स से हम लोगों ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से। 10 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से। मेरे पार्टनर को आ गई लालच। मेरा पार्टनर रात को 8 लाख रुपए चुरा कर भाग गया। 2 लाख मैंने अलग रख रखे थे सेफली, तो उसको नहीं मिले। 8 लाख रुपए चुरा कर भाग जाता है। अब मैं क्या करूं, रो लूं, सर पीट लूं? बैंक वाले आ गए रिकवरी के लिए, पैसा दो। मैं क्या बोलूंगी, आपने मुझे कितने रुपए दिए थे लोन के, 10 लाख रुपए। हम 2 लोग थे ना, 2 लाख रुपए तो मेरे पास है आपके वाले। 3 लाख रुपए मैंने, ठीक है, अपने घर से निकाल के दे दिए और मैंने हाथ खड़े कर लिए, नफ। 5 लाख रुपए वो लेकर भागा है ना, ढूंढ कर रिकवरी कर लो, मेरे माथे मत आओ। सही है? क्यों? 2 पार्टनर्स है ना, 10 लाख मतलब 5 मेरा 5 उसका। अब वो भाग गया तो मैं उसके पैसे क्यों पे करूंगी, भाड़ में जाए। यहां पर क्योंकि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, बैंक वाले चांटा मारेंगे, बोलेंगे तुमने कौन सा बिजनेस रन कर रखा है, पार्टनरशिप। यहां तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आ रही है ना, डेट आ रहा है ना, वो डेट ऐसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो भाग गया तो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, वो भाग भी गया तब भी तुम्हारे ऊपर ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो लाइबिलिटी रहेगी ना, वो लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड। लिमिटेड होती तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए देने होते, यस। अनलिमिटेड है इसका मतलब, इसके अलावा पूरे की पूरे अगर वो भाग गया है तो लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, मेरे ऊपर। अब तो मैं डर गई, यार ऐसे भी लोग होते हैं, क्या मैं बिजनेस बंद कर दूं? मुझे अकेले भी काम नहीं करना है, पार्टनर भी चाहिए, पर ऐसे बुरे लोग, क्या करें? क्या ऑप्शन है, कंपनी खोल लूं डायरेक्ट, एलएलपी। अब मैं क्या ओपन कर सकती हूँ, एलएलपी। एलएलपी क्या है, पार्टनरशिप तो है, पर वो कैसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब, अब अगर यहाँ पर पार्टनर है और वो भाग गया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी आएगी, 5 लाख की, क्योंकि वहां पर मेरा शेयर कितना है, ओनली आधा। तो अब इस सिचुएशन में लाइबिलिटी भी कितनी आएगी, जितना मेरा शेयर है उतनी ही आएगी। रिमेनिंग 5 लाख मुझसे बैंक वाले मारपीट के कैसे भी रिकवरी नहीं कर सकते। तो क्या मैं ये तीनों में से कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकती हूँ? अब कंपनी की अगर हम लोग बात करें, टाइम हो गया क्या, चलो अब एक होमवर्क देती हूँ, भागना मत, कल सबको आना है कि छुट्टी करके बैठ जाओ। एक बार सब लोग पढ़कर आना थोड़ा सा कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स हम कल यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार, अच्छा इंटर में था ना ये सब कुछ, ठीक है, एक बार रिवाइज कर आना। तो हम कल डिस्कस करते हैं कंपनी क्या होती है, क्यों बनाते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, चलो, थैंक यू।